आज हम पॉलिटी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। 2-3 लेक्चर पहले हमने किए भी थे संविधानवाद से संबंधित और संविधान से संबंधित। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम संवैधानिक संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में प्रश्न जो है संवैधानिक संस्थाओं से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो संवैधानिक संस्थाएं, तो आज हमारा विषय है महाधिवक्ता और महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से संबंधित टॉपिक हमने उठाया है क्योंकि यह कई बार एग्ज़ाम में और लगातार प्रश्न है। ये श्योर सीरीज़ है, मतलब यह टॉपिक पढ़ना है और ज़रूर पढ़ना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं और आगे भी हर वर्ष पूछे जाएंगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखने के बाद लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि जो लोग कोचिंग न ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए यह बेनिफिशियल हो और उनकी मदद हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक डिफरेंस कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहते हैं कि अभी हमने चर्चा की कि संवैधानिक संस्था है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक संस्था है। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए कि ये संवैधानिक संस्था क्या होती है। अगर संवैधानिक संस्था है तो गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं होती क्या हैं। तो संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ये होती क्या है, तो इस पर हम थोड़ा सा देख लेंगे। संवैधानिक संस्था, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अगर जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में होता है, जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में होता है तो उसे संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में होता है, संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं और आप देख रहे हैं कि 22 भागों में विभाजित है और 395 अनुच्छेद में कई जगह पे कुछ संस्थाओं को उल्लेखित किया गया है, जैसे महाधिवक्ता हो गया और 76 अनुच्छेद आर्टिकल 76 में, उसी तरह कैग हो गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उसी तरह प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। तो ये सब संवैधानिक पोस्ट हैं, मतलब यह इनका उल्लेख संविधान में हुआ है। तो इसको आप ऐसे समझिए, जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में होता है, जिनका उल्लेख संविधान में है, जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है, उन्हें संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो बस एक सिंपल सा इसको संवैधानिक संस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जिक्र जो है संविधान में किया गया, भारतीय संविधान में किया गया है, इसीलिए इन्हें संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं, जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। ठीक है, तो अब आपसे कोई कहे कि संवैधानिक संस्थाएं क्या हैं, तो जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है उन्हें संवैधानिक संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। अब सवाल उठता है कि गैर संवैधानिक संस्थाएं या संविधानेतर संस्थाएं कौन सी हैं, तो सीधे इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, संविधानेतर संस्थाएं, संविधानेतर, ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं गैर संविधान, ठीक है, संस्थाएं। तो ये हो गया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल के इतर, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हैं वो तो संवैधानिक हो गई, लेकिन कुछ संस्थाएं हैं जिनका निर्माण संविधान से हट कर किया गया है। वो चाहे वो किसी कानून के द्वारा बनाया गया है तो विधिक संस्थाएं हो गई, और या तो चाहे किसी कार्यपालिका के आदेश से जिसको पारित किया गया है और बनाया गया है तो वह कार्यकारी संस्था हो गई। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो जिनका निर्माण संविधान से हट कर किया गया है, इनका निर्माण, सबसे पहले कि इनका जिक्र जो है संविधान में नहीं है। पहले तो आप ऐसे समझ लीजिए, इनका जिक्र संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। ठीक है,
इनका जिक्र संविधान में किया गया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई। जिनका जिक्र संविधान में नहीं है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। और इसी का एक दूसरा पॉइंट है कि संविधान से हटकर या कानून के द्वारा बनाई गई हैं, संविधान से हटकर इनका निर्माण किया गया है। संविधान से हटकर इनका निर्माण किया गया है। हटकर इनका निर्माण किया गया है। ठीक है, इनका निर्माण हुआ है। तो अब ये संविधान से हटकर इनका निर्माण कैसे हुआ है तो इसको देख लेंगे अभी हम। तो संविधान से हटकर का अर्थ क्या है, तो यह कानून बनाकर, ठीक है, संसद जो है कानून बनाकर कोई संस्था का बना दी तो ये हो गई वैधानिक संस्थाएं। और कार्यकारी आदेश के आधार पर कार्यपालिका, देखिए यहाँ विधायिका कानून बनाकर संस्थाओं का निर्माण कर रही है तो इसको विधिक संस्था बोलते हैं। विधिक, ठीक है, विधिक या संविधिक संस्थाएं बोलती हैं। ठीक है, संविधिक संस्था, विधिक या संविधिक संस्थाएं इनको बोलती हैं क्योंकि ये विधायिका ने कानून बनाकर इनका निर्माण किया है तो ये विधिक संविधिक संस्थाएं हो गई। अब कुछ का निर्माण कार्यपालिका के आदेश से होता है, कार्यपालिका आदेश से होता है। ठीक है, कार्यपालिका ने आदेश दे दिया तो इसे कार्यकारी संस्थाएं बोलते हैं। ठीक है, कार्यकारी संस्थाएं बोलते हैं। तो अब आपके दिमाग में अब एक चीज़ क्लियर हो गया कि संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं और संविधानेतर संस्थाएं क्या होती हैं। इस पर हमने नज़र डाला तो फिर से हम देख लेते हैं। संवैधानिक संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, जिनका उल्लेख संविधान में होता है उन्हें संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। और संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, जो संविधान से हटकर की गई है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है और जिनका निर्माण संविधान से हटकर किया गया है। तो संविधान से हटकर जिनका निर्माण हुआ है वे संविधानेतर संस्थाएं कहती हैं। ये दो तरह की होती हैं, जिनका निर्माण विधायिका करती है और कुछ का निर्माण कार्यपालिका करती है। तो विधायिका जो है कानून का निर्माण करती है, तो कानून बनाकर जिन संस्थाओं का निर्माण हुआ है वो विधिक या संविधिक संस्थाएं कहलाती हैं और जिनका निर्माण कार्यपालिका आदेश द्वारा हुआ है वो कार्यकारी संस्थाएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है महान्यायवादी और महाधिवक्ता। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हमने इसका कुछ डिवीज़न कर दिया है, तो इसी आधार पर हम देखेंगे। तो महाधिवक्ता जो है और महान्यायवादी, यहाँ महान्यायवादी होना चाहिए, महान्यायवादी। केंद्र में महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल और राज्य में महाधिवक्ता होता है, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो क्या है। तो आर्टिकल 70 अनुच्छेद 76, ठीक है, आर्टिकल 76 जो है महान्यायवादी का है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की चर्चा की गई है। तो यह संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। और महाधिवक्ता का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो अनुच्छेद 165। ठीक है, तो यह केंद्र सरकार के लिए विधिक अधिकारी होता है और महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार के लिए विधिक अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है। और यह सेंटर के लिए, केंद्र के लिए, संघ के लिए सर्वोच्च लॉ ऑफिसर होता है, विधिक अधिकारी। ठीक है, अब हमारा है अगला कि इसका संगठन क्या होता है, संगठन या कंपोजिशन। तो महान्यायवादी जो है सिंगल बॉडी संस्था है, मतलब यह इसमें केवल एक महान्यायवादी ही होता है, बाकी इसकी सहायता के लिए कोई नहीं होता। तो ये सिंगल बॉडी है, यह सिंगल बॉडी संस्था है, सिंगल बॉडी। ठीक है, मतलब इसमें केवल महान्यायवादी ही होता है। और महाधिवक्ता भी है सिंगल बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी,
सिंगल मेंबर बॉडी। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक संस्थाएं हैं। अनुच्छेद इसका महान्यायवादी का 76 है, महाधिवक्ता का 165 है। अब जो इसका संगठन है ये सिंगल मेंबर है, ये भी महाधिवक्ता भी सिंगल मेंबर बॉडी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी नियुक्ति क्या होती है। तो जो केंद्र में जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति, आप देखिए ऐसे इसको विभाजित करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और ऐसे पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत महसूस होती है। इसीलिए हमने सुविधा के लिए इसको कुछ हेड्स में बांट दिए हैं, और हेड के को डिफाइन करेंगे तो ये जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा और लंबे समय तक दिमाग में रहेगा। तो इसी तरह आप इसको नोट डाउन करते रहिए, और इसको शीर्ष में विभाजित करके, हेडर में विभाजित करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, क्योंकि यह राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है तो राज्यपाल करता है। और ये केंद्र का है तो कार्यपालिका राज्य की जो है राज्यपाल से और विधानमंडल से बनकर बनती है, और महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति इसको मनोनीत करता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति। अब जो है इसकी योग्यता क्या होती है, तो महान्यायवादी की योग्यता होती है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की जो योग्यता होती है वो महान्यायवादी की योग्यता होती है। अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने की योग्यता होती है वही महान्यायवादी की योग्यता होती है। क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो जो सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने की जो योग्यता होती है वही महान्यायवादी की योग्यता होती है। अब महाधिवक्ता की योग्यता क्या होती है, तो क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। मतलब राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उसमें अगर जज बनने की योग्यता है तो जो योग्यता है वही महाधिवक्ता की योग्यता होती है, जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट के जज की योग्यता और ये सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता, ये महान्यायवादी की सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता होगी, और महाधिवक्ता के लिए हाई कोर्ट के जज की जो योग्यता होगी वही महाधिवक्ता के लिए होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट हेडर पर टेन्योर और सर्विस कंडीशन। इसका टेन्योर और सर्विस कंडीशन क्या है, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, तो अभी इसे मिटा के इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम देखेंगे अपना नेक्स्ट हेडर टेन्योर एंड सर्विस कंडीशन इसको क्या होती है। जो टेन्योर और सर्विस कंडीशन है ये राष्ट्रपति की प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, या प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के अनुकंपा पर, मतलब राष्ट्रपति इसको मनोनीत करता है तो राष्ट्रपति की अनुकंपा पर ही इनका टेन्योर होता है। मतलब जो सर्विस कितने साल तक ये रहेंगे वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ठीक है, ये भी प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका जो सर्विस कंडीशन है, टेन्योर जो है कार्य अवधि है, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, और ये सर्विस कंडीशन जो है महान्यायवादी की, ये भी प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के उस पर ये निर्धारित होता है। राष्ट्रपति की प्लीजर पर इनका महान्यायवादी का टेन्योर और सर्विस कंडीशन दोनों निर्धारित होता है। और उसी तरह महाधिवक्ता जो है प्लीजर ऑफ गवर्नर, ठीक है, प्लीजर ऑफ गवर्नर, मतलब राज्यपाल के
अनुकंपा पर यह होते हैं, मतलब जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक ये महाधिवक्ता बने रहेंगे। और इनका सर्विस कंडीशन जो है वो भी प्लीजर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल पर के ही उस पर निर्धारित रहेगा, प्लीजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो इनका महान्यायवादी का टेन्योर और सर्विस कंडीशन प्रेसिडेंट निर्धारित करता है और उसी तरह महाधिवक्ता का राज्यपाल निर्धारित करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका हटाना, ये रिमूवल क्या है, इनका जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो जो अथॉरिटी है ये केंद्र में है, इसलिए प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि नियुक्त भी प्रेसिडेंट कर रहा है, मनोनीत भी प्रेसिडेंट कर रहा है, इसलिए इसकी जो अथॉरिटी है हटाने वाली वो प्रेसिडेंट है। इनकी अथॉरिटी जो है वो गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल करेगा, गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है, और ये राष्ट्रपति। जो प्रोसीजर है इसका महान्यायवादी का वो उल्लेखित नहीं है, मतलब उल्लेखित नहीं, संविधान में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, और ग्राउंड्स भी जो है इसका उल्लेखित, मतलब एक होता है कि कौन हटाता है, हटाने की प्रक्रिया क्या होती है और किस आधार पर, मतलब जो ग्राउंड है, आधार, उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में, उल्लेख नहीं। ठीक है, और इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उसका प्रक्रिया क्या होगी। तो कोई भी रिमूवल होता है या हटाने की चीज़ होती है वो एक अथॉरिटी होती है, वो कौन हटाएगा, दूसरा होता है प्रोसीजर, क्या उसकी प्रक्रिया है, और तीसरा होता है उसका ग्राउंड, इसका क्या आधार है। तो महान्यायवादी का जो अथॉरिटी है हटाने वाली प्रेसिडेंट, और महाधिवक्ता की भी ये राज्यपाल होती है। प्रोसीजर इसका उल्लेखित नहीं है संविधान में, और ग्राउंड्स इसका उल्लेखित नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, न प्रोसीजर है और न ग्राउंड्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट हेडर, रिटायरमेंट के बाद ये जॉब कर सकते हैं। एक प्रश्न बहुत कई बार पूछा गया है, तो ये जो है रिटायरमेंट के बाद कोई बंदिश नहीं है, बंदिश नहीं, मतलब ये कर सकते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ये लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बंदिश नहीं, अर्थात कर सकते हैं। और ये भी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, मतलब रिटायरमेंट के बाद जो लीगल प्रैक्टिस है तो महाधिवक्ता भी कर सकता है और महान्यायवादी भी कर सकता है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखा कि महान्यायवादी के अनुच्छेद, ये कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 76, और महाधिवक्ता की 165। इसका संगठन है, सिंगल मेंबर है महान्यायवादी, महाधिवक्ता भी सिंगल मेंबर है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है और महाधिवक्ता की राज्यपाल करता है। योग्यता क्या है, तो महान्यायवादी जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की जो योग्यता होती है उसके लिए वही महान्यायवादी की योग्यता होती है। हाई कोर्ट में जज बनने की जो योग्यता होती है वो महाधिवक्ता की योग्यता होती है। टेन्योर और सर्विस कंडीशन ये दोनों जो है राष्ट्रपति के प्लीजर पर निर्धारित होता है। इसी तरह टेन्योर और सर्विस कंडीशन प्लीजर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल जब तक चाहता है तब तक वो बने रहते हैं महाधिवक्ता। इसका जो रिमूवल है महान्यायवादी का, वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है, महाधिवक्ता का गवर्नर करता है। प्रोसीजर और ग्राउंड्स का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब इन महाधिवक्ता भी कर सकता है, महान्यायवादी भी करता है, इस पर कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, तो हेडर के साथ आप पढ़िए, कोई भी है उसको पैराग्राफ में नहीं पढ़िए, हेडर के साथ पढ़िए तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और आगे भी हम जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं और संविधानेतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और ये गैर संविधानेतर, वो दोनों हम कवर करवाएंगे। और चूँकि एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे, मतलब कैग लेंगे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और उस पर चर्चा की जाएगी। ये ऐसे ही हेडर के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। हेडर इससे जल्दी याद होगा और ध्यान भी रहता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कैग के साथ। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।